नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज हम बात कर रहे हैं फेसबुक की। फेसबुक आपको सबको पता है क्या होता है। और फेसबुक में आपको ये भी पता होगा कि आपकी शिकायत हो जाए, आप कुछ ऐसी पोस्ट कर दें जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो, नफरत फैलती हो, समाज में बंटवारा होता हो, तो फेसबुक उस प्रोफाइल को ब्लॉक कर देता है। कुछ पहले कुछ समय के लिए रोकता है, उसके बाद वो उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। लेकिन फेसबुक पर इल्जाम लगा है कि वो भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ ऐसी तमाम शिकायतें आने के बावजूद उनकी प्रोफाइल ब्लॉक नहीं कर रहा है। और ये आरोप कहाँ लगा है? ये आरोप लगा है अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में। और उसके बाद एक बार फिर भारत में बहस खड़ी हो गई है कि क्या फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो जेपीसी जांच की मांग कर दी है। हम इस बात पे भी सवाल करेंगे कि क्या वो जेपीसी जांच की मांग जायज है या नहीं है, और ये पूरा मसला क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए कब मैं लाइव आया या कब मैंने नया वीडियो डाला। और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। और अब हम शुरू करते हैं बात कांग्रेस, फेसबुक और बीजेपी के बीच चल रहे विवाद की। और मेरे साथ हैं खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के वकील और आईटी कानूनों के जानकार विराग गुप्ता। विराग जी, आपका स्वागत है वन आलोक जोशी पर, आलोक अड्डा पर। और सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मसला क्या है। मैंने बहुत दो लाइनों में बताया, लेकिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, और खास बात इसलिए आपका आना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के कहने से पहले, उसके लगभग एक दिन पहले आपका लेख छपा हुआ था इसी विषय पर, यही बातें कहता हुआ। और उससे पहले 7-8 साल हो गए हैं आपको ये मसले उठाते हुए कि ये जो विदेशी कंपनियां भारत में आईटी का कारोबार कर रही हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया का बिजनेस कर रही हैं या सर्च इंजन चला रही हैं, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब किस तरह हमारे साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो इसलिए आप से ही समझ लेना, तो थोड़ा छोटे में समझा दें कि हुआ क्या है, क्यों अचानक ये मामला इतना गर्म हो गया कि कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है उसको लेके झंडे की तरह। देखिए, कल 15 अगस्त को 25 साल पहले भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और मैं मानता हूं कि यह मसला बहुत सही समय पर एक एक्सपोज हुआ है और देश के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए यह सुखद है। अब अगर देखें तो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में खुलासा हुआ है, आज से 10 साल पहले हुई ये घटना का गार्जियन में भी खुलासा हुआ था कि फेसबुक कैसे भारत में सन 2010 के आसपास डेटा प्रोटेक्शन कानून को रोकने के लिए उन्होंने लॉबिंग की थी। एक और भी खुलासा हुआ था, स्नोडेन का खुलासा हुआ था कि कैसे सन 2006 के आसपास ऑपरेशन प्रिज्म में भारत से 6.25 अरब डेटा को अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर किया गया था। एक और भी खुलासा हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिक्स का, जिसके बारे में आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी ट्वीट किया है, वो भी हुआ था। अब इसमें जो पिछले 25 सालों में 20 साल तो लगभग कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ नियम नहीं बनाए, और पिछले 5-6 वर्षों से भाजपा की सरकार है। दुर्भाग्य ये है कि दोनों सरकारों ने फेसबुक समेत सारी कंपनियों के खिलाफ कानून का जो पालन है वह सुनिश्चित नहीं कराया। तो जब आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं कि वो फेसबुक इंडिया के लोगों से मिलने गए, उन्होंने उनसे मांग किया, प्रश्न इस बात का है कि भारतीय कानून के तहत उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या उनको ये पता नहीं है कि उनके कार्यकाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि एक ग्रीवांस ऑफिसर होगा जो इन सारी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने उस समय उसको प्रभावी नहीं बनाया, आज भी प्रभावी नहीं बनाया है। तो यह मुद्दा सियासत का नहीं है, यह मुद्दा इस बात का है कि फेसबुक जैसी कंपनी, जिसका भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से देश के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम पर एकाधिकार है, और हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम उस कंपनी को भारतीय कानून के तहत कैसे जवाबदेह बनाएं, यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। जी, तो ये जो मसला खास तौर पे आज उठा है, एक उदाहरण भी उसमें दिया गया है एक सिंह साहब का, जिन पर आरोप है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों का मसला उठाया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ तमाम नफरत भरी बातें की। इसके बावजूद, तमाम शिकायतों के बावजूद उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया। अब भी वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके। तो इस मसले पे कानूनी स्थिति क्या है?
देखिए, जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट जैसे जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ होता है तो उसमें एक पोस्टमैन होता है। तो पोस्टमैन होता है, वो चिट्ठी एक कोई लिखता है, उस चिट्ठी को दूसरी जगह पहुंचाता है, और पोस्टमैन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि चिट्ठी के भीतर क्या लिखा है। इसी तरीके से जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट को ले जाने वाली कंपनियां, उन्हें इंटरमीडियरी बोला गया कि ये मध्यस्थ हैं, ये किसी का कंटेंट किसी और तक पहुंचाती हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। और इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक विशेष प्रावधान किया गया सेक्शन 79 के तहत कि इन कंपनियों की कोई जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन पिछले 25 सालों में इतना बड़ा बदलाव हुआ कि ये कंपनियां अब दवाइयों से लेकर के सब कुछ बेचने लगी हैं। ये कंपनियां आपके पूरे जरूरतों का ध्यान रखती हैं। और उसके बाद इन कंपनियों में दो महत्वपूर्ण है। पहला, कि अगर किसी को शिकायत हो तो उसकी शिकायत का कैसे समाधान हो, और दूसरे नंबर पर इनकी जवाबदेही क्या हो। तो ये इसमें क्या कर रहे हैं कि एक बहुरूपिया कंपनी का एक आधार है, जहां पर एक तरफ तो फेसबुक या ट्विटर या दूसरी कंपनियां खुद ही दरोगा बन जाती हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, और वो लाखों करोड़ों अकाउंट्स को, लाखों करोड़ों कंटेंट्स को डिलीट कर देते हैं, मॉडरेट कर देते हैं। और दूसरी तरफ कई बार शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमको अदालती आदेश चाहिए। तो या तो अदालत के आदेश से ही कार्रवाई करें या बगैर अदालत के आदेश के सारी कार्रवाई करें। कार्रवाई करने के लिए इनके पास दो चीजें हैं। पहले, इनके अपने खुद के कम्युनिटी स्टैंडर्ड हैं जो इनकी टर्म्स ऑफ पॉलिसी में लिखे हुए हैं। दूसरा, भारत के कानून हैं। तो ये दोनों चीजों को नहीं मानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में मैं अभी एक याचिका गोविंदाचार्य जी की उस पर बहस कर रहा हूं, और उस पर मांग ये की गई है कि पोर्नोग्राफी या फिर ड्रग्स के या फिर रेव पार्टीज के या फिर हेट स्पीच के जो ऐसे कंटेंट के जो ग्रुप बने हुए हैं, जो ग्रुप उनकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से गैर कानूनी है, ऐसे करोड़ों ग्रुप्स को, लाखों ग्रुप्स के कंटेंट को डिलीट क्यों नहीं करते हैं। लेकिन वो इसको इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन कंपनियों की जो आमदनी है इन्हीं तरीके के गैर कानूनी कारोबार से ज्यादा बढ़ती है, और उस पर उसको नियंत्रण करने से इनका मुनाफा कम होता है। और ये दूसरी बात है कि ये कंपनियां भारत में अपनी आमदनी का मुश्किल से 1 से 5% तक ही टैक्स देती हैं। बाकी सारा पैसा हवाला या एक दूसरे तरीके से माध्यम से आयरलैंड जैसी देशों में टैक्स हेवन में जा रहा है, जो भारत की आर्थिक रिसेशन और असमानता का बहुत बड़ा कारण है। जी, तो अब आपने कहा कि कांग्रेस के जमाने में, अब तो इतने साल हो गए इंटरनेट आए हुए, कांग्रेस की सरकार रही उसमें बहुत लंबे समय तक, 70 साल से इंटरनेट नहीं है, इसलिए 70 साल के गणित में फिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतने लंबे समय तक रहा है। और कांग्रेस बहुत श्रेय लेती है आईटी क्रांति का, कि इस देश में हम आईटी क्रांति लाए हैं। आज की तारीख में कांग्रेस की शिकायत क्या है, वो चाहती क्या है? कांग्रेस की शिकायत ये है कि फेसबुक कांग्रेस के जो कंटेंट हैं या उनके जो अनुकूल कंटेंट है उसको डिलीट करने में, उसको हटाने में बहुत तेजी दिखाती है, लेकिन कांग्रेस के विरोधी या भाजपा के समर्थक जो कंटेंट हैं उसको हटाने में वो कंप्लेंट के बावजूद तेजी नहीं हटाती। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध हो गया है। अमेरिका के चुनावों में भी ये बात बड़ी तेजी से है कि अमेरिकी चुनावों में इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल या सोशल मीडिया के माध्यम से चीन और रूस हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पिछले चुनावों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई थी। आलोक जी, 2013 में अक्टूबर में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे प्रतिवेदन पर चुनाव आयोग से हमने सोशल मीडिया की गाइडलाइंस बनवाई, और उन गाइडलाइंस को आज तक पालन नहीं किया गया। ना कांग्रेस ने पालन कराया, ना भाजपा ने पालन कराया। उस चुनाव में सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और हमने एक आकलन कराया, सिर्फ 5 सांसदों ने अपने खर्चों को दिखाया। तो पहले नंबर पर हमें यह समझना है कि कांग्रेस हो या भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, इन सारी पार्टियों ने अपने गैर कानूनी आईटी सेल बना रखे हैं। यह बेसिकली बाहुबली की सेना है, और ये आईटी सेल सारे अवैध हैं। ये सारे आईटी सेल गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, जो न सिर्फ भारतीय कानून का उल्लंघन है, न सिर्फ, और उसके अलावा सोशल मीडिया की जो पॉलिसी उसका उल्लंघन है। लेकिन उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही इन सारे लोगों की दुकानें चलती हैं। इसलिए मुख्य मुद्दे पर बात करने की बजाय एक परस्पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उससे कोई देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को फायदा होने वाला नहीं है।
जी। तो अब एक तरह से ये हो रहा है कि अब क्योंकि हम मात खा रहे हैं, पहले तो हम मजा ले रहे थे, हमने भी अपना सेल खोल रखा है, हम भी मजा कर रहे थे, सभी पार्टियां लगी हैं और ये हम सबको मालूम है कि कभी कि कोई भारी हो जाता है, कभी कोई भारी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और पढ़े लिखे नेता हैं, शशि थरूर, जो इस मामले पे जो संसदीय कमेटी बनी हुई है उसके अध्यक्ष हैं, वो कमेटी कुछ नहीं करती है, थरूर साहब ने कुछ नहीं किया। देखिए, शशि थरूर भारत में सोशल मीडिया को लाने वाले एक, हम उसको मानेंगे, राजनीतिक ब्रांड एम्बेसडर हैं। और शशि थरूर जी के सामने मैंने अभी कुछ महीने पहले ही संसदीय समिति में पूरा उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया था इन कंपनियों की मॉडस ऑपरेंडी, इन कंपनियों का पूरा एक ढांचा जो भारतीय कानून या संविधान के परे जाकर काम कर रहा है। देखिए, दो दिलचस्प बातें बताता हूं आपको। पहली दिलचस्प बात यह है कि इन कंपनियों पर लागू करने के लिए एक 2009 में और 2011 में कुछ नियम बनाए गए, जिन नियमों को एक अमेंडेड नियम आईटी इंटरमीडिएट रूल्स 2 साल पहले जारी किए गए। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया गया कि जनवरी 2020 तक लागू कर दिया जाएगा। कई बार प्रेस स्टेटमेंट आए, लेकिन 2 सालों से आईटी इंटरमीडिएट रूल्स लागू नहीं किए गए। अगर आईटी इंटरमीडिएट रूल्स लागू हो जाएंगे तो फेसबुक समेत सारी कंपनियों को भारत में अपना दफ्तर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आज ये बार बार बोल रहे हैं कि हम भारत में उन कई कंपनी से अधिकारियों से मिलने गए, लेकिन जब दिल्ली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये कंपनियां जवाब देती हैं तब तो बोलती हैं कि भारत में हमारा कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है ही नहीं है। तो ये बातें जो इनको पता नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी के बड़े बड़े वकील हैं जो पहले मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, कई बार इनकी तरफ से, इन कंपनियों की तरफ से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्गू भी करते हैं। तो अगर इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को अगर कानूनी स्थिति नहीं पता है तो फिर आम जनता को कैसे पता चलेगा? और अगर ये कानूनी वैक्यूम है तो फिर संसद में ये लोग बातें क्यों नहीं उठाते? इनकी आईटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो क्या कर रही है? पार्लियामेंट्री कमेटी को हम 3 रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को 2 रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। इन कंपनियों की वजह से देश में 20 लाख करोड़ का कारोबार है जिस पर टैक्स नहीं मिल रहा सरकार को। तो हम जब टैक्स के हम बातें करते हैं कि टैक्स का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं या फेसलेस टैक्स कर रहे हैं, तो भारत को नए तरीके के कराधान की जरूरत है, आमदनी की जरूरत है। पिछले 5 महीने में सारा कारोबार ठंडा पड़ गया, लेकिन डिजिटल का कारोबार बढ़ रहा है और उस डिजिटल के कारोबार को आप टैक्स नहीं लगाते हैं, तो वो टैक्स लगाने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ विपक्षी पार्टी की भी है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि सारे राजनीतिक दल या तो अज्ञानता का शिकार हैं या जानबूझ करके इन कंपनियों के खिलाफ एक सिस्टम बनाने में वो मददगार नहीं हो रहे हैं, जिससे कि पूरा एक भारतीय लोकतंत्र, पूरी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एक नए उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रही है। जी। तो आपने जो बात कही अभी कि ये बातें सब सामने हैं, लोगों को पता है। 10 साल हो गए हैं आईटी सिक्योरिटी कानून की बात, डेटा सिक्योरिटी कानून की बात होते हुए, वो 10 साल से लटका हुआ है। लॉबिंग की बात कही जा रही है। आज ये जो जिक्र है वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो लेख है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जब इनकी मॉनिटरिंग सेल ने उन सज्जन का अकाउंट ब्लॉक करने के लिए कहा, तो जो फेसबुक की कंट्री हेड थी अंकी दास, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ सरकार से बहुत कुछ हमें लेन देन करना होता है और ऐसा करने से सरकार नाराज हो सकती है, इसलिए ये हम रेकमेंड नहीं करते हैं। तो ये तो सीधे सीधे लॉबिंग करना ही है। देखिए, गार्जियन, इसको रोकने के लिए क्या किया कांग्रेस पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, या इन दोनों को मिलकर कुछ करना था, जो ये दोनों जिसकी तरफ से आंख मूंद के बैठे हैं? नहीं, देखिए, भारत में लॉबिंग गैर कानूनी है, अमेरिका में लॉबिंग को मान्यता मिली है। तो लॉबिंग नाम की चीज अगर भारत में कोई भी कर रहा है तो वो बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी तो इस बारे में तो खुलासे होने चाहिए। पर महत्वपूर्ण बात देखिए, कुछ साल पहले गार्जियन अखबार ने खुलासा किया था कि 2010 में जस्टिस एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट के बाद डेटा प्रोटेक्शन कानून आ रहा था। उस समय व्हाट्सएप भारत में नहीं आया था और फेसबुक जैसी कंपनियां भारत में अपना बाजार बढ़ा रही थी। तो सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है कि वो नए उभरते हुए क्षेत्रों पर टैक्स लगाए। लेकिन हम अभी भी अंग्रेजों के जमाने के कलेक्टर की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां पे भू राजस्व और लगान के लिए तो अधिकारी हैं, जबकि भू राजस्व नाम की कोई चीज बची ही नहीं है, क्योंकि सारे किसान तो अब सब्सिडी पर आश्रित हैं। लेकिन जो ये डेटा का कारोबार, जो डिजिटल का कारोबार कर रही कंपनियां हैं, इनके बारे में कोई नियम कानून बनाए नहीं। तो 2010 में गार्जियन ने आरोप लगाया है कि उस समय लॉबिंग करके कांग्रेस
कांग्रेस के शासनकाल में, और उन्होंने कानून को रोका। उसके बाद 5 साल बाद देश में 6 साल बाद सबसे बड़ा 9 जजों का फैसला आया, प्राइवेसी का कानून जिसको बोलते हैं। वो 9 जजों का फैसला आया कि डेटा प्रोटेक्शन कानून होना चाहिए, प्राइवेसी का कानून होना चाहिए, डेटा जिसका उस पर उसका अधिकार है। लेकिन 9 जजों के फैसले के बावजूद, संविधान के अनुसार तो 9 जजों का फैसला देश का कानून होता है, लेकिन उस पर कानून आज तक नहीं बना, और उस पर हर बार एक नई कमेटी बनती है। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बन गई, फिर एक नया उसमें कमेटी बन गई। तो मैं इसमें देश के सारे राजनीतिक दलों को दोषी मानता हूं, सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल। और इस मूलभूत मुद्दे, डेटा प्रोटेक्शन कानून, आईटी इंटरमीडिएट रूल्स, इन कंपनियों की भारत में जवाबदेही एक छोटा सा बात है कि अगर आज आप फेसबुक में या ट्विटर में एक फर्जी अकाउंट बना लीजिए, तो फर्जी अकाउंट बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको जो पीड़ित व्यक्ति है वो फर्जी अकाउंट अगर खत्म कराना जाना चाहे तो उससे बोलते हैं कि आप एक एफिडेविट लाइए, आप पुलिस की कंप्लेंट लाइए। तो आप उसको अकाउंट बनाते समय ही उसकी सहूलियत क्यों नहीं बरतते? जो एक और छोटी सी बात, ब्लू टिक जो अकाउंट का वेरिफिकेशन होता है, वह एक इनकी कानूनी जिम्मेदारी है। अगर ब्लू टिक सारे अकाउंट्स हो जाएंगे तो ये फेक न्यूज का कारोबार खत्म हो जाएगा। लेकिन इस कानूनी जिम्मेदारी को, जो केवाईसी, जो बैंकों का बेसिक जो ऑब्लिगेशन है, उसको इन कंपनियों ने पैसा कमाने का एक साधन बना लिया है। वो उन्होंने एक सामंतवाद, एक उन्होंने इलीट लोगों को ब्लू टिक मिलेगा। और इसमें आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हमारे नए कानून है, जिसमें उन्होंने बोला कि ये जिम्मेदारियां रहेंगी, ये ग्रीवांस रिड्रेसल रहेगा। आज भारत में काम कर रही कोई भी बड़ी कंपनी का क्या कोई टोल फ्री नंबर है? अगर किसी को फेसबुक से शिकायत है तो किससे बात करे? अगर गूगल से शिकायत है तो किससे बात करे? ये पूरी दुनिया को आपस में जोड़ती हैं। लेकिन इन कंपनियों से आपको शिकायत है तो शिकायत का मैकेनिज्म सिस्टम क्या है? कांग्रेस की यही शिकायत है कि इन कंपनियों का ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। अगर हम शिकायत करें तो किससे करें? तो यह बात तो न देश की संसद को पता है, न सरकार को पता है, न जुडिशरी को पता है। और इसको सिस्टम को बनाएगा कौन? तो विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस ने संसद में या आईटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, क्या उसमें काम किया, ये उनको भी बताने की आवश्यकता है। तो कांग्रेस ने जो किया उनके समय में वो बताने की आवश्यकता है। तमाम तरह की, जैसा आपने बताया, ऐसा लग रहा है, और सच बात यह है, तमाम इस पे सवाल भी उठते हैं और उनको अनदेखा किया जाता है कि हमारा कितनी जानकारी। और एक तरफ कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी अब डेटा उतना कीमती है जितना कीमती किसी वक्त तेल था। उसके बावजूद इस डेटा की सुरक्षा को लेकर कोई फिक्र नहीं है। और जैसा आपने कहा कि उस पर रेवेन्यू वसूलने का कोई तरीका, रास्ता अभी तक नहीं देखा जा रहा है। सीधे सीधे कैश का लेन देन हो रहा है, तब तो शायद रेवेन्यू वसूली जाए, लेकिन उसमें भी बचने के रास्ते निकले हुए हैं। तो ये तमाम सेंधमारी तो चली, लेकिन एक कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला अभी आपने जिक्र भी किया, कुछ साल पहले हुआ था। और दूसरी भी एक कंपनी थी जो चुनाव में धांधली का जिस पे आरोप लग रहा था कि ये पार्टियों की तरफ से वोटर के मन को फेरने का काम करती हैं, एक तरह से मंत्र डालने का काम करती हैं हमारे समाज के दिमाग पर। उस मामले का क्या हुआ? नहीं, देखिए, पुराने जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी। अब ये पूरी दिमाग कैप्चरिंग हो गई है कि आपके दिमाग को ही पूरा कब्जा कर लिया जाए। और अभी जैसे कांग्रेस के जवाब में एक प्रत्यारोप आया कि भाई कांग्रेस कैम्ब्रिज एनालिटिका की लाभार्थी थी। प्रश्न इस बात का है कि अगर कांग्रेस ने विदेशी कंपनी के सहयोग से भारत के लोकतंत्र और भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की, तो कांग्रेस के वो नेता जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ मिले थे, और कैम्ब्रिज एनालिटिका की पेरेंट कंपनी फेसबुक जिसके साथ हुआ था, उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की? लोकतंत्र आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलता है। कोई भी दोषी हो, किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनेता का कोई भी दोष हो, भारत के चुनावों को कोई भी कंपनी प्रभावित कर रही हो, उस कंपनी के ऊपर, उस कंपनी के अधिकारियों पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और वर्तमान सरकार भी इस पर विफल हो रही है। यह चिंताजनक बात है। तो चिंताजनक बात आप कह रहे हैं कि यह है कि सरकार, आज की सरकार भी विफल हो रही है। लेकिन विफल होने के जो कारण हैं उनमें जो, जैसे कुछ तो आपने इशारा किया, लेकिन जरा साफ हो, ये फेसबुक, जैसे आपने कहा, कोई टोल फ्री नंबर नहीं है। सरकार चाहे तो फेसबुक में किसी को पकड़ के बंद कर सकती है कि कल से आप काम नहीं करेंगे। फेसबुक का कोई दफ्तर भारत में चलता है इस अंदाज में?
नहीं, देखिए, फेसबुक समेत सारी कंपनियों का बड़ा ही सिंपल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है जिसे जटिल बनाया जाता है। इन कंपनियों की वेबसाइट अमेरिका में रजिस्टर्ड है। इन कंपनियों ने एक कंपनी अपनी आयरलैंड जैसी देश में बनाया जहां पर टैक्स नहीं लगता है, फिर एक कंपनी सिंगापुर में बनाया, एक कंपनी भारत में बनाया। भारत की कंपनी इनकी 100% सब्सिडरी है, कंपनीज एक्ट के तहत उसकी पूरी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भारत की कंपनी खुद को बोलती है कि हम यहाँ पर वेबसाइट, कंटेंट, डेटा की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन सारी कंपनियों का जो एग्रीमेंट है, हम टिकटॉक को दोष देते हैं कि टिकटॉक का डेटा चीन जाता है, लेकिन फेसबुक, गूगल, ट्विटर, अमेजन, इन सारी कंपनियों का डेटा अमेरिका जाता है। अमेरिका में इस डेटा का पूरा कारोबार होता है। तो अमेरिकी कंपनी पूरी इसमें जो मुनाफा कमाती है, उस मुनाफे से भारत में कोई टैक्स नहीं मिलता। उस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा भारत की कंपनी के माध्यम से टैक्स में मिलता है। अब प्रश्न इस बात का है कि जब भारत की कंपनी 100% सब्सिडरी है, भारत की कंपनी सारे सरकारी अधिकारियों, विपक्षी नेता से मिलती है, तो उस कंपनी की जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? आज देश के किसी भी हिस्से में पुलिस अगर सोशल मीडिया की जांच करती है तो भारत की कंपनी के अधिकारी उनसे सहयोग नहीं करते। वो बोलते हैं आप अमेरिका में जाकर के हमसे बात करिए। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी जिस मामले में मैं बहस कर रहा हूँ, फेसबुक, ट्विटर, इन सब लोगों ने जो जवाब दिया है कि भारत की कंपनी का भारत के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका की कंपनी का लेना देना है। इसको अकाउंटेबल बनाने के लिए आईटी इंटरमीडिएट रूल्स में परिवर्तन किए गए, लेकिन उन्हें 2 साल से नोटिफाई नहीं किया गया। परिवर्तन करने के बाद ये होगा कि अगर भारत में कोई कंपनी काम कर रही है और उसके एक्स अमाउंट से ज्यादा यूजर्स हैं, उन्हें भारत में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के साथ उनको भारत में टैक्स देना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। उनकी अगर डेटा चोरी करते हैं या गैर कानूनी तरीके से कुछ भी प्रभावित करते हैं भारतीय चुनावों को या भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो अब ये क्या दिक्कत है कि ये इनका कारोबार तो बढ़ गया सुरसा की तरह, लेकिन ये अभी अपने आप को जो एग्जेम्पशंस जो क्लेम कर रहे हैं, 25 साल पुराने क्लेम कर रहे हैं कि साहब हम अभी भी इंटरमीडियरी हैं। इंटरमीडियरी कैसे हुए? अगर आप इंटरमीडियरी हैं भी तो इंटरमीडियरी के सारे आप अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करिए, सारे सेफगार्ड्स फुलफिल करिए, लेकिन इन विषयों पर बड़े ही कैजुअल तरीके से बात होती है। एक पंचतंत्र में कहानी है हाथी की, जिसमें हाथी के 4 पैर और सूंड रहती है। तो कोई आदमी पैर को देख के सूंड बोलता है, कोई सूंड को देख के पैर बोलता है, कोई सांप बोलता है। तो सोशल मीडिया भी एक हाथी है जिसका हर संस्था अपने अनुरूप एक आकलन करती है। कोई उसको सांप बोल रहा है, कोई उसको फ्री एक्सप्रेशन में बोल रहा है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक अलग चीज है, इन कंपनियों की जवाबदेही एक अलग चीज है। कंपनियों की जवाबदेही का मुद्दा उठा है जिसे सियासी रंग देने की बजाय संस्थागत जवाबदेही में बदला जाए, तो यह बहस देश हित में होगी और इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने में सफलता मिलेगी। जी, ये जो जेपीसी जांच की मांग की है कांग्रेस ने, और जेपीसी जांच की मांग आमतौर पर बड़े घोटालों में की जाती है जिसमें लगता है कि सरकार के बड़े लोग भी शामिल होंगे, तो जेपीसी हो, उस जेपीसी जांच से कुछ हासिल होगा इस मामले में? नहीं, जेपीसी होनी चाहिए, लेकिन जेपीसी किस मुद्दे पर होनी चाहिए? जेपीसी का पहला मुद्दा होना चाहिए कि डिजिटल ज्यूरिस्प्रूडेंस को बनाने और लागू करने में विलंब क्यों हुआ, डेटा प्रोटेक्शन कानून क्यों नहीं लागू हो रहा, आईटी मीडिया रूल्स क्यों नहीं लागू हो रहे, गूगल के खिलाफ एक सीबीआई का मामला दर्ज हुआ था, वो मामला कब खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में क्या हुआ, ये कंपनियां भारत से चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित करती हैं, इन कंपनियों की भारत से कितनी आमदनी और कितनी टैक्स चोरी करती हैं, ये कंपनियां भारत के सुरक्षा के साथ कैसे खिलवाड़ करती हैं, ये कंपनियां भारत के डेटा को अमेरिका या दूसरे देशों में कैसे इलीगल तरीके से ट्रेड करती हैं। इन मामले में जेपीसी की जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। तो यानी आप कह रहे हैं कि हम्माम में सब नंगे हैं, और अगर वास्तव में जेपीसी की जांच हो जाए तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलेगी। अगर ये परतें खुलनी शुरू होंगी तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हर एक की कवर्ड से स्केलेटन निकलेंगे, तो जो भी सत्ता में रहेंगे उनमें से कोई इससे साफ बेदाग नहीं निकल पाएगा। देखिए, भारत में जितने भी राजनीतिक दल और नेता हैं जो चुनावी राजनीति के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाने अनजाने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, वो जाने अनजाने गैर कानूनी तरीके से इन कंपनियों की मदद ले रहे हैं। और जब जेपीसी जांच होगी
3 कंपनियों के पूरे कारोबार का खुलासा होगा। उसके बाद जो भारत का मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, स्वदेशी उद्योग है, उनका सही तरीके से विकास होगा। क्योंकि भारत में एक रेहड़ी लगाने वाले को एमसीडी का, बीएमसी का लाइसेंस चाहिए, लेकिन एक यूट्यूब चैनल चालू करना, एक यूट्यूब चैनल से पूरे भारत को आप अपने कब्जे में लेते हैं। देखिए जूम या जितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है? आज ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें आप लोगों से पैसे नहीं लेते हैं, फिर भी आपकी वैल्यूएशन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जा रही है? जो फोर्ब्स की लिस्ट है उसमें जो टॉप 5 कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, एप्पल, वो कंपनियां जब आप फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में देखेंगे तो रेवेन्यू मॉडल से वो 12वें से 145वें नंबर तक है। तो वो जो फर्क है इनकी ब्रांड वैल्यू में और इनके रेवेन्यू में, वो बेसिकली डेटा चोरी का अवैध कारोबार है। जैसे कि आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में माइनिंग का या गुटखे का अवैध कारोबार होता है और वो लोग चोरी करके, टैक्स चोरी करके बहुत बड़ा कारोबार बना लेते हैं। इसी तरीके से डिजिटल कंपनियां, ये जो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिखती हैं, उसके पीछे पूरा एक अवैध कारोबार है और जिसको नियमित करने में सरकार और संसद दोनों जुड़ रहे हैं। और जब संसद की बात करते हैं तो सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष और सारे नेताओं की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जेपीसी जांच होनी चाहिए, लेकिन डिजिटल कंपनियों के भारत पर प्रभाव और उनके गैर कानूनी कारोबार की जांच होनी चाहिए। जी, तो आप जो कह रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच में या किन्हीं भी पार्टियों के बीच में आपस की खींचतान, इसमें उसका कोई अर्थ नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाए, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाए। इसके बजाय इन सबको मिलकर शायद भारत की जनता के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, इस देश के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और ये कंपनियां भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। वो क्या नुकसान है, उसके आर्थिक आयाम और उसके भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से क्या उसमें छेद दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए 2016 में बिजनेस वर्ल्ड की एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि गूगल इंडिया का भारत से आमदनी 4,29,000 करोड़ रुपया है, 4.29 लाख करोड़। जबकि उन्होंने उस साल लगभग 6-7 हजार करोड़ रुपया का भारत की कंपनी के माध्यम से उन्होंने रेवेन्यू दिखाकर के टैक्स दिया था। प्रश्न इस बात का है कि बकाया 4.25 लाख करोड़ की आमदनी पर टैक्स क्यों नहीं दिया? या वो गलत है रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट को बतावें कि गलत है। जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोई कारोबारी व्यवस्था भारतीय कानून के दायरे से परे हो जाती है तो वो पूरी की पूरी अवैध व्यवस्था है। और वह अवैध व्यवस्था भारत के कम्युनिकेशन नेटवर्क को आज पूरी तरीके से उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो जब विदेशी कंपनियों ने भारत के कारोबार को कैप्चर कर लिया है तो भारत के छोटे मोटे उद्यमी कैसे विकास करेंगे? आज देश का सारा जो असंगठित बाजार है वो पूरा ध्वस्त हो गया है, क्योंकि इन बड़ी कंपनियों ने सारे बाजार को धीरे धीरे निगल लिया है। तो हम एक दूसरी गुलामी की तरफ हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो कच्चे माल को भारत से ले जाती थी और बना हुआ माल लाते थे। अब ये नई कंपनियां भारत का डेटा ले जाती हैं, भारत के डेटा माइनिंग को, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको एनालिटिक्स करके, और ये देखती हैं कि भारत के लोग क्या चाहते हैं, भारत के लोग किस तरह से वोट दे सकते हैं। वो सिर्फ उनके वोटिंग बिहेवियर को नहीं, उनके परचेजिंग बिहेवियर को भी डिसाइड करते हैं। और उसके बाद फिर जब बिहेवियर, उनकी चाबी उसके पास है, तो वो सामान कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, वह सब भी ये कंपनियां डिसाइड कर रही हैं। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का मामला नहीं है, यह पूरे देश का मामला है। जैसे दादा भाई नौरोजी ने एक वेल्थ हब जो उस समय लिखा था 2 शताब्दी पहले, कि कैसे ये कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की संपदा को विदेश ले जा रही है, इसी तरीके से इन कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल की स्टडी होनी चाहिए। उससे सिर्फ भारत का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी फर्क पड़ेगा। अमेरिका में सीनेट ने, संसद ने इन कंपनियों के प्रमुखों को बुलाया। हम पिछले 2 वर्षों से 3 पार्लियामेंट्री कमेटी को रिप्रेजेंटेशंस दे चुके हैं। पहले अनुराग ठाकुर जी को कमेटी को दिया, फिर शशि थरूर जी को दिया, लेकिन मुझे कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत आक्षेप में ही इनकी रुचि ज्यादा है, संस्थागत बदलाव करने में किसी नेता को कोई रुचि नहीं है। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि एक तरफ जो आपने जैसे बताया कि उस वक्त इन्होंने रेवेन्यू बताए थे, फेसबुक ने जो आंकड़ा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दिया है उसके हिसाब से अमेरिका में फेसबुक के यूजर्स हैं 19 करोड़ लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारत में ये संख्या है 28 करोड़।
और इसी तरह जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके 2,80,00,000 उनके पेज लाइक हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4.5 करोड़ पेज लाइक हैं। तो और ये बड़ी फख्र की बात मानी जाती है भारत में कि किसके कितने ट्विटर फॉलोअर हैं, किसके कितने फेसबुक पे फॉलोअर हैं और किसके कितने पेज लाइक हैं। कहीं ये दबाव तो नहीं बना रहा है लोगों पर, उन लोगों पर जिनको नीति बनानी है, जिनको इस देश के हितों की रक्षा करनी है। और इसके साथ ही ये जो हेट न्यूज का, नफरत फैलाने का और फर्जी खबरों का यानी फेक न्यूज का कारोबार चल रहा है, वो नहीं देखिए, कैसे हवा पाता है? नहीं देखिए, इसको बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने की आवश्यकता है। आप ऐतिहासिक काल से देखिए, चाहे सिकंदर हो चाहे दूसरे लोग हों, उनके अंदर विश्व विजय की कामना रही है, और जिसके पास जितनी शक्ति और संसाधन रहते हैं वो उसके अंदर उतनी ही इच्छा शक्ति रहती है। तो जो अमेरिकन कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप की कंपनियों ने भारत जैसे बाजार पर कब्जा किया। अब जो नए जमाने में जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए हैं, जिसके पीछे भारतीय लोगों की ही शक्ति है, ये कंपनियां विश्व को कब्जा करना चाहती हैं। तो विश्व को कब्जा करने की 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति में यह है कि विश्व के सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा हमारे पास हासिल किया जाए। तो पुराने जमाने में जमीन की कीमत थी, अब नए जमाने में डेटा की कीमत है। तो जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है, तो फेसबुक को अगर आप देखें तो फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मिलकर के वो भारत जैसे कई देशों को अपना बना लेते हैं। तो पहले नंबर पर डेटा, दूसरे नंबर पर उसके एनालिसिस करके, उसकी पूरी जानकारी लेकर के और उसके बाजार को समझना, और तीसरे नंबर पर परंपरागत बाजार को तोड़ करके अपना खुद का बाजार बनाना। तो उसमें हम एक नए किस्म के समय में रह रहे हैं, जहां पर सारे लोग, मीडिया हो या राजनेता हो या हमारी सारी व्यवस्था हो, इन कंपनियों पर आश्रित हो गई है। इसलिए इन कंपनियों के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति इनके साथ नहीं कर सकता है कि, लेकिन भारत इन कंपनियों का विश्व में सबसे बड़ा बाजार है और भारत को संगठित तौर पर पहल करनी चाहिए। यह किसी राजनीतिक दल का मसला नहीं है, यह पूरे देश का मसला है। अगर इसको इस समय पहल किया जाए राजनीतिक हितों से अलग हट करके, इससे पूरे देश को फायदा होगा, राजनीतिक सिस्टम को फायदा होगा, और हेट न्यूज, फेक न्यूज और ये जो गड़बड़ झाला है, इसका कारोबार तो कम होगा ही। जी विराग जी, आपने बहुत अच्छे से बारीकी से ये ब्यौरा समझाया, और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आपको ये तो दिखता होगा, ये हम सबको दिखता है कि हमने कोई चीज सर्च की और उसके 1 मिनट के अंदर, क्या 30 सेकंड के अंदर आपको उसी चीज के विज्ञापन दिखने लगते हैं। आपने कहीं जाने के बारे में बात की, आप मोबाइल उठाते हैं, उसके बाद आपको वहां जाने के टिकट और उस शहर के होटल के विज्ञापन नजर आने लगते हैं। जाहिर है जब आप फेसबुक पर या ट्विटर पर किसी पार्टी के पक्ष में, किसी व्यक्ति के पक्ष में, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ लिख रहे हैं, तो वो आपके दिमाग को भी पढ़ रहे हैं और वो उसी हिसाब से आपको आपके मतलब की चीजें दिखाते हैं, और आप देख देख के खुश होते हैं कि मैं जैसा सोचता हूं ये समाज वैसा ही सोच रहा है। लेकिन दरअसल जैसा विराग जी ने कहा, ये हमारे और आपके दिमाग को काबू करने की कोशिश है। ये एक बहुत बड़ा जाल है, और ये बिल्कुल करीब करीब, आपने अगर अलिफ लैला के किस्से पढ़े हों, पुरानी जादुई कथाएं पढ़ी हों, जिनमें कहा जाता था कि जब अपने रास्ते जा रहे हो, पीछे से कोई भी आवाज दे, कैसी भी आवाज दे, मुड़कर मत देखना। हमें लगता है कि एकाग्र चित्त होकर, अपने काम पे ध्यान देकर, इस जाल से बचकर हम इन कंपनियों का मुकाबला कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अपने कीमती चीजों को ताले चाबी के अंदर बंद रखो, ऐसे ही अगर आप अपने विचारों को, अपने दिमाग को भी ताले चाबी के अंदर बंद रखेंगे, पढ़िए, समझिए, लेकिन बहुत सी चीजें यूं जाहिर मत कीजिए कि उसका दुरुपयोग हो सके, तो शायद आप इस बड़े जाल से बच पाएंगे। बहुत बड़े बड़े जाल से बचने का तरीका आपके मन के अंदर मिलता है। ये न जाने कब से इस देश में परंपरा हमको पढ़ा रही है, और आगे भी मुझे लगता है ये रास्ता रहेगा। विराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी देने के लिए। और दर्शकों से एक बार मैं अंत में फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने संभव हो शेयर करें, और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें, ताकि आपको खबर मिल सके कि कब नया वीडियो आया या कब मैं लाइव आया। धन्यवाद,
नमस्कार।